इंडियन फार्मेसी दोस्त, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम देख रहे हैं जो फार्माकोलॉजी 6 सेम का सब्जेक्ट है। कौन से 6 सेम का सब्जेक्ट है, उसमें जो टॉपिक है एक्सपर्ट टॉलरेंस और एंटी रेशियो, ठीक है, पूरे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जो स्टैंडर्ड बुक है रेफरेंस के लिए हमने जो यूज की है, कौन से फार्माकोलॉजी लेटेस्ट 8 एडिशन, तो वहां से जो भी पॉइंट मैं आपको अच्छी तरह से लिए हुए अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी अपने चैनल की नए अपडेट है आपको जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो आज पहले एक्सपर्ट और एंटीरेसिव देखने से पहले हम देखेंगे पहले कफ प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। जो भी एक्सपर्ट और एंटीरेसिव हम यूज कर रहे हैं, जो भी कफ को रिलीव करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले देखेंगे कफ कैसा प्रोड्यूस होता है, बाद में जो एक्सपर्ट और एंटीरेसिव उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। एकदम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और वीडियो सिर्फ लास्ट में देखिए। चलो देखेंगे पहले कफ प्रोडक्शन। चलो तो आप देखेंगे कफ क्या होता है, ठीक है। तो जो भी हमने इसमें से जो भी पॉइंट लिए, जो लेटेस्ट एडिशन फार्माकोलॉजी, ठीक है, तो वहां से जो 8 एडिशन वहां से हमने पूरे पॉइंट लिए हुए हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे उसको। तो पहले देखिए कफ क्या होता है। कफ क्या है? एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, ठीक है। अपने को मालूम है रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ठीक है। तो एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स और क्या बोल सकते हैं प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह काम करता है, ठीक है। तो देखेंगे क्या है, यूजफुल है और यूजलेस है, देखेंगे आगे। चलो तो हेल्प टू रिमूव द फॉरेन पार्टिकल इरिटेंट फ्रॉम द अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और नेजल ट्रैक्ट, ठीक है। तो जो कफ रहता, कफ किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? कफ किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ज्यादा कफ रहता तो हमको जो बीमारी हो जाती है, जैसे कि निमोनिया बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो बट कुछ कफ कैसा यूजफुल है, कुछ हार्मफुल है, ठीक है। तो देखिए ये कौन सा यूजफुल है, कौन सा हार्मफुल है, देखेंगे। तो हेल्प टू रिमूव द फॉरेन पार्टिकल, मतलब क्या होता है कि जो कफ रहता, जो भी फॉरेन पार्टिकल, समझो हमारा नाक नजल ट्रैक्ट द्वारा क्या हो रहा, एक इरिटेंट और फॉरेन पार्टिकल गया, तो उसको निकालने के लिए क्या करता, हेल्प करता। क्या करता? हेल्प करता। तो कफ का इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये क्या करता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल, जो भी इरिटेंट हमारे नाक के द्वारा, जो नजल ट्रैक्ट के द्वारा जो अंदर गया, लंग्स में गया, उसको क्या करता, निकलने का काम कफ द्वारा किया जाता है, जो भी स्पुटम द्वारा किया जाता है। देन इन नजल ट्रैक्ट मेकेनो और केमोरिसेप्टर आर प्रेजेंट, इट इज सेंसिटिव फॉर फॉरेन पार्टिकल और इरिटेंट, ठीक है। तो हमारे नजल ट्रैक्ट में क्या रहता, जब हमारे फॉरेन पार्टिकल अंदर जो नजल ट्रैक्ट द्वारा क्या होता, अंदर जाता, तो स्टिमुलेट करता। जो नजल ट्रैक्ट में क्या रहता है, एक रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं, देखेंगे आगे मैकेनिज्म पूरा, ठीक है। तो नजल ट्रैक्ट में कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं? मैकेनो रिसेप्टर और केमो रिसेप्टर। कौन से प्रेजेंट रहते हैं? मैकेनो और केमो रिसेप्टर। जो मैकेनो और केमो रिसेप्टर है किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द सेंसिटिव, कैसे किस लिए रिस्पॉन्स है? फॉर सेंसिटिव फॉर द फॉरेन पार्टिकल, जो भी इरिटेंट, समझो अब मैकेनिकल रिस्पॉन्स आया तो मैकेनो रिसेप्टर एक्टिव हो गई, समझो केमिकल रिस्पॉन्स आया तब केमो रिसेप्टर एक्टिव हो गई, ठीक है। तो दैट कफ में भी यूजफुल और यूजलेस, ठीक है। तो कफ क्या रहता, मैंने क्या बोला, कफ यूजफुल रहता, कौन सा कफ यूजलेस रहता। तो जो भी यूजफुल रहता तो उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्टिव कफ। क्या बोलेंगे? प्रोडक्टिव कफ। और जो भी यूजलेस कफ रहता उसे क्या बोलेंगे, नॉन प्रोडक्टिव कफ। क्या बोलेंगे? नॉन प्रोडक्टिव कफ बोलेंगे। देन टाइप ऑफ कफ, ठीक है। तो कितने टाइप के टाइप रहता, अभी देखा मैंने क्या देखे हमने, यूजफुल और नॉन यूजफुल, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, टाइप गिरते, ठीक है। तो देखेंगे यूजफुल कफ को क्या बोलेंगे, प्रोडक्टिव कफ, और जो यूजलेस है उसे क्या बोलेंगे, नॉन प्रोडक्टिव कफ। क्या बोलेंगे? नॉन प्रोडक्टिव कफ, ठीक है। अब जो यूजफुल कफ रहता, तो जो भी यूजफुल कफ रहता मतलब क्या करता है, देखो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह काम करता है। कैसा? एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह काम करता है, एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स की तरह काम करता है। उसे क्या बोलेंगे, जब आप समझो हमारे नाक के द्वारा, जो नजल ट्रैक्ट के द्वारा हमारे अंदर एक फॉरेन पार्टिकल इरिटेट गया, तो उसे जो निकलने का काम कौन करता? कफ। जो भी स्पुटम के द्वारा क्या होता, जो भी फॉरेन पार्टिकल गया हुआ अंदर, वो क्या होता, निकल के आता, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह क्या रहा, जो भी यूजफुल कफ है वो काम करता है। देन यूजलेस किससे बोलेंगे, एक नॉन प्रोडक्टिव कफ, ठीक है। जो नॉन प्रोडक्टिव कफ है उसे बोलेंगे यूजफुल, यूजलेस। देन जो भी यूजलेस रहता कफ, तो जो कैसा रहता, ड्राई कफ रहता। कैसा रहता? ड्राई कफ रहता। और उसे ट्रीट किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, एंटीरेसिव। किसके द्वारा? एंटीरेसिव द्वारा उसको ट्रीट किया जाता है। और जो भी अपना यूजलेस रहता है, ठीक है, यूजफुल रहता, तो उसे किस द्वारा ट्रीट किया जाता है, एक्सपोर्ट टैलेंट। किस द्वारा? एक्सपोर्ट टैलेंट, ठीक है। तो आगे देखेंगे इसका पूरा मैकेनिज्म, कफ कैसा प्रोडक्शन होता है। चलो ये अच्छी तरह से आपको पॉइंट आप अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है। तो देखेंगे आगे अब कफ प्रोडक्शन कैसा होता है। चलो तो आप 1 बाय 1 देखेंगे कफ प्रोडक्शन कैसा होता है, ठीक है। बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ेंगे,
जो भी आप रफ में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे मैं आपको डायग्राम के साथ अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा, ठीक है। इसकी डायग्राम में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो ये आप अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है। मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छी तरह से जो फ्लो चार्ट बनाया है, ठीक है। तो देखेंगे पहले कब प्रोडक्शन कैसा है, ठीक है। पहले ऐसे रफ देखेंगे, बाद में उसकी डायग्राम के साथ आपको पूरा अच्छी तरह से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। ओके, तो देखेंगे इरिटेंट कम फ्रॉम द नजल ट्रैक, ठीक है। इसमें क्या बोला समझो, अपना नजल ट्रैक द्वारा और जो भी हम बोल रहे हैं नाक के द्वारा क्या हो रहा, जो भी इरिटेंट फॉरेन पार्टिकल हमारे अंदर आ रहा है, ठीक है। तो उसमें से क्या होता है, जो नजल ट्रैक में हमें उसके पहले हमने जो देखा मैकेनो रिसेप्टर और केमो रिसेप्टर क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, मैकेनो और केमो रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो इरिटेंट और फॉरेन पार्टिकल जो अंदर आया तो वो क्या करता, जो भी मैकेनो रिसेप्टर और केमो रिसेप्टर उसको क्या करता है, एक्टिव करता है, ठीक है। समझो मैकेनिकल रिस्पांस आया तो मैकेनिकल जो भी मैकेनो रिसेप्टर जो भी मैकेनो रिसेप्टर बोल रहे वो एक्टिव हो गए। समझो केमिकल रिस्पांस आया तो केमो रिसेप्टर क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए। देन दिस रिस्पांस टेक अ एफरेंट नर्व। समझो आप इसकी डायग्राम जब आप देखोगे तो आपको अच्छी तरह से आपको समझ आएगा, ठीक है। तो पहले आप देख लो पहले क्या होता है, देन क्या रहता है, आप देखो मैं आपको ऐसे ही समझा दो, ठीक है। देन अब जो केमो रिसेप्टर और मैकेनो रिसेप्टर कहां पे प्रेजेंट रहते हैं, ध्यान से सुन लो, कहां से प्रेजेंट रहते हैं, जो भी सूडो स्ट्रैटिफाइड, क्या बोला मैंने, सूडो स्ट्रैटिफाइड जो भी एपिथेलियल जो कॉलमनर एपिथेलियल सेल है जो भी हमने नडल ट्रैक में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो इसकी डायग्राम देखेंगे तो क्या बोला मैंने, जो भी कॉलमनर एपिथेलियल सेल रहती कहां पे, उसको क्या बोलेंगे, सूडो स्ट्रैटिफाइड, क्या बोलेंगे, सूडो स्ट्रैटिफाइड। तो उसके ऊपर मैकेनो और केमो रिसेप्टर क्या रहती है, प्रेजेंट रहती। समझ आया क्या बोला मैंने, जो अभी नजल ट्रैक रहती उसमें कॉलमनर एपिथेलियल सेल प्रेजेंट रहती, तो उस कॉलमनर एपिथेलियल सेल को हम क्या बोलते हैं, सूडो स्ट्रैटिफाइड। और जो भी सूडो स्ट्रैटिफाइड सेल है तो उसके ऊपर मैकेनो और केमो रिसेप्टर क्या रहते, प्रेजेंट रहते, क्या रहते, प्रेजेंट रहते। तो समझो आप इरिटेंट आया उसके एक्टिव किया जो रिसेप्टर उसको, तो जो आप रिस्पांस मिलेगा तो वो रिस्पांस जो भी एफरेंट नर्व है तो वो लेके कहां पे जाएगी, देखो जो भी एफरेंट नर्व है, अब एफरेंट नर्व कौन सी है, देखो कौन सी है, वैगस नर्व। जो भी रिस्पांस आप मैकेनो रिसेप्टर एक्टिव हो गए तो वो रिस्पांस कहीं तो कहीं जाएगा ना, ठीक है। तो जो भी रिस्पांस आप लेके जाएगी, कौन लेके जाएगी, वैगस नर्व। कौन लेके जाएगी, वैगस नर्व, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, लिख लो। देन दिस रिस्पांस रीच टू ब्रेन, ठीक है। आप जो वैगस नर्व रिस्पांस लेके जा रही, जो भी सिग्नल लेके जा रही वो कहां पे लेके जा रही, ब्रेन में। कहां पे, ब्रेन में लेके जा रही। ब्रेन में कहां पे लेके जा रही, मेडुला ऑब्लिगेंटा। कहां पे, मेडुला ऑब्लिगेंटा लेके जा रही। देन जो मेडुला ऑब्लिगेंटा आप लेके जा रही तो आप क्या होगा वहां पे, क्या होगा, जो मेडुला ऑब्लिगेंटा रहता वहां पे एक स्पेशल टाइप का सेंटर प्रेजेंट रहता है। क्या मैंने बोला, जो मेडुला ऑब्लिगेंटा है ब्रेन का पार्ट, वहां पे एक स्पेशल टाइप का सेंटर प्रेजेंट रहता। कौन सा सेंटर है देखेंगे, तो डायग्राम में आपको ऐसे समझ में आया तो मैं आपको एक डायग्राम, इसके बाद डायग्राम आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा, वहां पे आपको अच्छी तरह से समझ आएगा और यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो क्या बोला मैं, जो मेडुला ऑब्लिगेंटा रहता उसमें एक स्पेशल टाइप का सेंटर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। कौन सा सेंटर है, एनटीएस। क्या बोलेंगे, एनटीएस, ठीक है। क्या बोला मैंने, एनटीएस। तो एनटीएस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटरीज, ठीक है। न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटरीज जो सेंटर प्रेजेंट है मेडुला ऑब्लिगेंटा में, उसमें क्या होता, वैगस नर्व और जो भी समझो एफरेंट नर्व, जो इफरेंट नर्व, आप जो भी सिग्नल लेके आ रही और सिग्नल लेके जा रही वहां पे एक प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब देखो ऐसा प्रेजेंट है तो आप ये सिग्नल लाने वाली और ये सिग्नल लेके जाने वाले, ठीक है। अब वो सिग्नल अब स्पेशल टाइप का सेंटर रहता तो आप वहां पे एक इफरेंट नर्व भी रहती, ठीक है। तो वो इफरेंट नर्व क्या करती देखो, देन रिस्पांस गो टुवर्ड द रेस्पिरेटरी मसल, ठीक है। जो भी इफरेंट आप जो रिस्पांस आप केमो रिसेप्टर समझो आया, इरिटेंट को क्या किया समझो एक मिनट। अब क्या होता है, जो एनटीएस रहता तो एनटीएस में जो एफरेंट नर्व लेके आ रही, जो सिग्नल लेके आ रही, अब एनटीएस में भी क्या रहता है, एक इफरेंट नर्व रहती है, ठीक है। जो भी एफरेंट नर्व, अभी ये एफरेंट नर्व समझो, ठीक है। क्या बोला मैंने, ये एफरेंट नर्व है अपनी, अब जो सिग्नल लेके आ रही वो क्या इस इफरेंट नर्व को दे रही, तो और सिग्नल आप लेके जा रही, कौन, इफरेंट नर्व कहां पे लेके आ रही, रेस्पिरेटरी मसल कहां पे लेके आ रही, देन रिस्पांस गो टुवर्ड्स द रेस्पिरेटरी मसल, ठीक है। जब एफरेंट नर्व से क्या, एफरेंट नर्व कौन से, वैगस नर्व लेके आ रही सिग्नल, तो आप जो इफरेंट नर्व है वो क्या हो रही, सिग्नल पास करेगी कहां पे, जो अपना रेस्पिरेटरी मसल है वहां पे पास करेगी, ठीक है। समझ आया, एक बार आपको मैं अभी समझा दूंगा, ठीक है। देखो समझो एरिटेंट आया, एरिटेंट ने क्या किया, एक्टिवेट किया जो भी केमो रिसेप्टर है और जो मैकेनो रिसेप्टर है उसको एक्टिव किया नजल ट्रैक में जो प्रेजेंट है। देन क्या किया, जो रिस्पांस आप जो
केमोरिसेप्टर मेकानोरिसेप्टर एक्टिव हो रहे तो उसका जो भी सिग्नल जो भी रिस्पांस है, अब वो रिस्पांस कौन लेके जा रही है, वैगस नर्व लेके जा रही है। कहां पे लेके जा रही है, मेडुला ऑब्लिगेंटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लिगेंटा में कौन सा स्पेशल टाइप ऑफ सेंटर प्रेजेंट है, कौन सा है, एनटीएस, ठीक है। तो एनटीएस को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटस, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटस, ध्यान में रखो। देन जो भी आप न्यूक्लियर ट्रैक्टस सेंटर में क्या रहता है, एक इफ्रन नर्व भी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। जो इफ्रन नर्व जो भी सिग्नल लेके जा रही है, तो उस इफ्रन नर्व का सिग्नल पास करने वाली कौन सी एक नर्व है, इफ्रन नर्व। तो वो इफ्रन नर्व क्या करी, अपने रेस्पिरेटरी मसल को क्या करी, एक्टिवेट कर रही, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी मसल को एक्टिवेट करने के बाद क्या होगा, देखो अब यहाँ पे एक 3 रिस्पॉन्स कम फ्रॉम द रेस्पिरेटरी मसल, ठीक है। अब क्या बोला मैंने, जब रेस्पिरेटरी मसल को जो इफ्रन नर्व एक्टिवेट करने के बाद 3 रिस्पॉन्स कम फ्रॉम द, 3 रिस्पॉन्स आते हैं, कौन थे देखो। तो एक है इंस्पायरेटरी, ठीक है, इंस्पायरेटरी फेज, कौन सा है, इंस्पायरेटरी फेज, देन कंप्रेशन फेज, देन एक्सपायरेटरी फेज, ठीक है। क्या क्या हो, इंस्पायरेटरी फेज, कंप्रेशन फेज और एक्सपायरेटरी फेज, ठीक है। तो इस फेज में क्या होता है, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जो भी अपनी मसल रहती है, रेस्पिरेटरी मसल में कौन कौन से मसल रहती है, जैसे कि डायफ्राम बोल रहे और कौन से इंटरकोस्टियल और एक्सटर्नल कोस्टल, ठीक है। तो भी इंटरकोस्टल और एक्सटर्नल कोस्टल बोल रहे तो मसल रहती है, ठीक है। अब वो मसल क्या करती है, रिलैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन करती है, क्या बोला मैंने, समझो क्या रिस्पांस आया, रिस्पांस आने के बाद क्या होगा, रेस्पिरेटरी मसल एक्टिव रहेगी। तो उसके बाद क्या हो गया, 3 रिस्पांस है, जो भी 3 रिस्पांस है यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। आप उस रिस्पांस की वजह से जो भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन हो रहा है हमारे मसल में, कौन सी हमारे डायफ्राम होगी, देन इंटरकोस्टियल जो भी एक्सटर्नल कोस्टियल मसल बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होने के कारण क्या होगा, कर्व प्रोडक्शन होता है, समझ आया, कर्व प्रोडक्शन होता है। और यहाँ पे देखो जो एक्सपायरेटरी फेज है, यहाँ पे देखो क्या बोला मैंने, जो भी एक्सपायरेटरी फेज है तो यहाँ पे उसकी वजह से क्या हो रहा है, कप प्रोडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, कप प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये अच्छी तरह से आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको और भी समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले मैंने क्या बोला, पूरा मैं आपको अच्छी तरह से जो भी फ्लो चार्ट है एक बार और भी समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो इरिटेशन आया, समझो, एक मिनट, आपको मैं बार बार समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो भी आपने केडी प्रीपारी बुक है उसमें यही मैकेनिज्म नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये मैंने बाहर से लिया, ठीक है। तो देखो इरिटेशन कम फ्रॉम द नर्व ट्रैक्ट, अब इसमें क्या बोला, पहले इरिटेशन आता है, ठीक है, सिंपल तरीके से बताऊंगा। इरिटेशन आया समझो, उसमें हमारे नजर ट्रैक्ट में मेकानोरिसेप्टर केमोरिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। देन दिस रिस्पांस टिकर एफरेंट नर्व, ठीक है, जो भी आप रिस्पांस आया तो रिस्पांस कौन लेके जा रही है, वैगस नर्व आप लेके जा रही है, कहां पे, मेडुला ऑब्लिगेंटा। जब मेडुला ऑब्लिगेंटा में जाएगी तो एक स्पेशल टाइप का सेंटर प्रेजेंट रहता है, कहां पे, मेडुला ऑब्लिगेंटा में, कौन सा रहता है, एनटीएस। तो एनटीएस को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। देन रिस्पांस गो टुवर्ड्स द वेसल, ठीक है, जो एफरेंट नर्व अब रिस्पांस लेके आ रही थी, आप और रिस्पांस जो इफ्रन नर्व है आप पास करेंगे कहां पे, जो भी रेस्पिरेटरी मसल पे। आप रेस्पिरेटरी मसल के जाने के बाद 3 रिस्पांस अपने को मिल रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 रिस्पांस है, एक्सपायरेटरी फेज, कंप्रेशन फेज और एक्सपायरेटरी फेज, ठीक है। आप इसके जो फेज मिलने के कारण उसकी वजह से क्या होगा, जो भी अपनी मसल है, जो भी अपने रेस्पिरेटरी मसल है, कौन कौन से डायफ्राम बोल रहे हैं, इंटरकोस्टल जो एक्सटर्नल कोस्टल मसल है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होगा, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होने के कारण क्या होगा, कर्व प्रोडक्शन होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा दिया है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको इसकी डायग्राम के साथ आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा, ठीक है। चलो देखेंगे आप इसकी डायग्राम, आप देखेंगे कर्व प्रोडक्शन जो डायग्राम के थ्रू आपको अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा, ठीक है। इसकी डायग्राम में आपको यहाँ पे जो भी डायग्राम जो डिजिटल डायग्राम में आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। जो अपनी रफ डायग्राम में यहाँ से मैं आपको अब समझा दूंगा। देखो तो क्या रहता है इसमें, जो कॉलमनर इम्पीडेंस चल रहा है, जो मैंने इसके पहले क्या बोला, जो भी नजल ट्रैक रही थी उसमें जो केमोरिसेप्टर और मेकानोरिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं, और जो भी अपने जो सेल है, जो भी नजल ट्रैक की जो भी सेल रही था, और कौन सी सेल प्रेजेंट रही थी, कॉलमनर एपिथेलियल सेल, कौन सी, कॉलमनर एपिथेलियल सेल। और जो भी सेल प्रेजेंट रहती है उस सेल को क्या बोलते हैं हम, सूडो स्ट्रैटिफाइड, क्या बोला, सूडो स्ट्रैटिफाइड जो सेल प्रेजेंट रहती है, कहां पे, जो नजल ट्रैक है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो अब ये हो गया अपनी जो कॉलमनर एपिथेलियल सेल बोला हमने, ठीक है। और उसके ऊपर क्या है, अब केमोरिसेप्टर प्रेजेंट है, क्या है उसके, देखो जो उसके ऊपर है जो केमोरिसेप्टर प्रेजेंट है, तो केमो और मेकानोरिसेप्टर प्रेजेंट है। अब जो देखो इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, अब ग्लैंड प्रेजेंट है, कौन सी ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, जो भी म्यूकस प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो म्यूकस ज्यादा होगा तो वही कन्वर्ट किस में होगा, कप में
प्रोडक्शन होगा उसका, ठीक है। तो ध्यान में रखो क्या बोला मैंने, जो भी म्यूकस ग्लैंड है आप मोर प्रोडक्शन करने के लिए समझो, आप पहले एक बार क्या क्या है इसमें देख लो। क्या बोला मैंने, नीचे क्या है म्यूकस ग्लैंड है, देन उसके बाजू में क्या है, देखो ये जो बाजू में दिख रहे हैं ये क्या है, मास्ट सेल। क्या है, मास्ट सेल जो न्यूट्रोफिल्स रहते हैं वो प्रेजेंट है। देन उसके नीचे क्या है, ये वाली कार्टिलेज सेल, जो भी सॉरी कार्टिलेज, ठीक है, क्या प्रेजेंट है उसके नीचे, कार्टिलेज प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपने जो भी नजर ट्रैक के अंदर जो भी सेल रहती है उसमें थोड़ी मैंने डायग्राम यहाँ पे रफ बनाया, ठीक है, मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आप देखो क्या होता, आप देखो क्या होता, समझो ये अपना इरिटेंट है, ठीक है, मैंने क्या बोला, समझो ये अपना इरिटेंट है। आप ये इरिटेंट ने क्या किया, जो भी केमोरिसेप्टर है, जो मेकेनोरिसेप्टर है जो प्रेजेंट है कॉलमनार न्यूक्लियस सेल पे, उसको क्या किया, एक्टिवेट किया, ठीक है, क्या किया, एक्टिवेट किया। समझो ये अपना केमोरिसेप्टर सॉरी केमिकल रिस्पांस होगा तो केमोरिसेप्टर एक्टिव रहेंगे, समझो अपना मैकेनिकल रिस्पांस होगा तो वो मेकेनोरिसेप्टर जो मेकेनोरिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब जो आप देखो उसके नीचे भी एक बात रहेगी, या आप देखो जो इफिडियल सेल है उसके नीचे भी एक क्या है, वैगस नर्व है, ठीक है। ये आप देखो वैगस नर्व है और वैगस नर्व जा रही कहां पे, ब्रेन में, ठीक है। ये अपना क्या है, ब्रेन है, ठीक है, ये क्या है, ब्रेन, ठीक है। अब इस ब्रेन में जाने के बाद मैंने क्या बोला, जो मेडुला ऑब्लिगेंटा रहता, क्या बोला मैंने, जो मेडुला ऑब्लिगेंटा रहता वहां पे जो एनटीएस कौन सा रिसेप्टर है, सॉरी कौन सा सेंटर है, एनटीएस, ठीक है, एनटीएस, ठीक है, कौन सा, एनटीएस सेंटर जो प्रेजेंट रहता है कहां पे, मेडुला ऑब्लिगेंटा जो ब्रेन का पार्ट है वहां पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब एनटीएस को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटरियस, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटरियस जो मेडुला ऑब्लिगेंटा प्रेजेंट है। अब जो वैगस नर्व जो रिस्पांस लेके आ रही तो क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब जो ये कौन सी नर्व है, वैगस नर्व, और वहां से कौन सी नर्व निकलती, इफ्रंट नर्व, ठीक है। ये क्या है अपनी वैगस नर्व एफरंट है, और जो भी वहां से निकलती कौन सी, इफ्रंट नर्व, कहां पे, जो सेंटर प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो इफ्रंट नर्व लेके जा रही वो कहां पे लेके जा रही, रेस्पिरेटरी मसल पे, कहां पे लेके जा रही, जो रिस्पांस कहां पे लेके जा रही, जो अपना रेस्पिरेटरी मसल, ठीक है, या अपने डायफ्राम और रेस्पिरेटरी मसल है वहां पे लेके जाएंगे, ठीक है। अब और मैं एक बार आपको समझना रिसेप्टर है, केमोरिसेप्टर है एक्टिव हो गए तो उसकी वजह से क्या होगा, म्यूकस प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ने लगेगा। क्यों बढ़ने लगेगा, देखो क्यों होता, क्यों जो भी रिस्पांस लेके जा रहे हैं आप वैगस नर्व कहां लेके जा रहे हैं, ब्रेन में मेडुला ऑब्लिगेंटा एनटीएस सेंटर प्रेजेंट है, वहां पे क्या अपने न्यूक्लियर ट्रैक्टर सेंटर प्रेजेंट है। आप उस न्यूक्लियर ट्रैक्टर सेंटर में से क्या है, इफ्रंट नर्व भी जाती है तो वो लेके जा रही, जो भी रिस्पांस लेके जा रही कहां पे लेके जा रही, जो अपने रेस्पिरेटरी मसल है वहां पे लेके जा रही। आप देखो जो रिस्पांस मिल रहे हैं, आप तीन कौन से रेस्पिरेटरी मसल से 3 रिस्पांस मिल रहे हैं, कौन से मिल रहे हैं, देखो इंस्पायरेटरी फेज, कंप्रेशन फेज, एक्सपायरेटरी फेज, और उसमें से कब प्रोडक्शन होगा, ठीक है, सॉरी कब साउंड आ गया, ठीक है। जो एक्सपायरेटरी फेज वहां से कौन सा साउंड आएगा, जो एक्सपायरेटरी फेज है तो वहां से आएगा कब साउंड भी प्रोड्यूस होता है। देन आप देखो जो 3 फेज है उसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल, जो भी बोल रहे हैं हम, जो एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल है और जो डायफ्राम है उसका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिलैक्सेशन होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, कब प्रोडक्शन होगा, ठीक है। क्या होगा, कब प्रोडक्शन होगा, ये हो गया अपना सिंपल मैकेनिज्म ऑफ कब प्रोडक्शन, ठीक है। क्या होगा, सिंपल मैकेनिज्म ऑफ कब प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझा होगा, ठीक है। आप अपने लैंग्वेज में लिखो, मैंने मेरे वाले लैंग्वेज में लिखा, ठीक है। आप अपने लैंग्वेज में लिखो, आपको जो भी अच्छा लगेगा, आपको जैसे सिंपल लगेगा आप वैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही मैंने आसान तरीके से समझा दिया, ठीक है। तो ये आपने को केडी ट्रैक्टर जो भी मैंने बोला, जो भी कॉलम में इक्विटी सेल है उसका नाम क्या है, वो आपने जीपीएट के एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखेंगे क्या है, चलो तो आप देखें जो आगे क्या है, एक्सपोर्टर, जो भी एक्सपोर्टर एंटीरियर, बट आज के लेक्चर में हम सिर्फ एक्सपोर्टर कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से आप सिर्फ एक्सपोर्टर क्या होता है तो वो देखने वाले, ठीक है। कैसा वो एक्ट करेगा, कैसा कफ को रिलीव करेगा, पूरा देखेगा, ठीक है। पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हो तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलो देखेंगे एक्सपोर्टर के बारे में। तो आप देखेंगे एक्सपोर्टरन, ठीक है। तो एक्सपोर्टरन मतलब क्या होता है, तो इसके 2 टाइप गिनते हैं, कौन कौन से, म्यूकोलाइटिक और म्यूकोकाइनेटिक, ठीक है। अब इसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है अच्छी तरह से समझेंगे। चलो तो म्यूकोलाइटिक मतलब क्या होता है, म्यूको मतलब क्या होता है, म्यूकस, जो भी म्यूकस बोल रहे हैं, और लाइटिक मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन। यहाँ पे जो नाम है उसमें जो उसका जो मीनिंग दिया वाला है, ठीक है। म्यूकोलाइटिक क्या करेंगे, ऐसे जो क्या करेंगे, जो ऐसे एजेंट क्या करेंगे जो ब्रेक करेंगे, जिसको म्यूकस को ब्रेक करेंगे और उसकी विस्कोसिटी क्या करेंगे, कम करेंगे। क्या करेंगे, जो भी म्यूकस की विस्कोसिटी है उसको क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। अब म्यूकस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपको एक डाउट आ गया, ठीक है। तो म्यूकस मतलब क्या होता है, जब
म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है तो उसमें उसका जो कन्वर्ट किसमें होता है, कफ में होता है। ठीक है, जो जब म्यूकस जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जब म्यूकस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका कन्वर्ट किसमें हो जाता है, म्यूकस में हो जाता है। तो इसके लिए क्या बोला यहाँ पे, क्या हुआ, म्यूकोलाइटिक और म्यूकोकाइनेटिक जो एजेंट है यहाँ पे यूज किए वाले। ठीक है, तो म्यूकोलाइटिक मतलब क्या होता है, जो ब्रेकडाउन ऑफ म्यूकस, जो म्यूकस का ब्रेकडाउन करेंगे उसे बोलेंगे म्यूकोलाइटिक। और म्यूकोकाइनेटिक मतलब क्या होता है, जो मूवमेंट, जो भी म्यूकस की मूवमेंट क्या हो रही है, बढ़ा रहेंगे। तो उसमें क्या होगा, म्यूकोकाइनेटिक में क्या होगा कि जो भी एजेंट है तो क्या करें, जो भी ब्रोंकल सिक्रेशन होंगे बहुत ज्यादा, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है और नजर ट्रैक में क्या होगा, जो सिक्रेशन को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। और जब हमको मालूम है, जब हमारा जो विस्कस रहता है, जो विस्कस फ्लूइड है, जो विस्कस म्यूकस है, अब उसमें जो सिक्रेशन ज्यादा होने के कारण क्या होगा, जो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, डाइल्यूट होगी। क्या होगी, डाइल्यूट होगी, कैसे वाटरी होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, इजीली रिमूव होगा। ठीक है, देखेंगे वन बाय वन इसका मैकेनिज्म। तो म्यूकोलाइटिक क्या करेंगे, डिक्रीज द विस्कोसिटी। क्या करे, जो भी एक्सपेरिमेंट का टाइप है म्यूकोलाइटिक, पहले क्या कर रहा है, डिक्रीज द विस्कोसिटी। जो भी इसकी डायग्राम में मैं आपको यहाँ पे जो प्रोवाइड करूंगा, जो भी इसके ड्रग की, ठीक है, आप इसके जो ड्रग है, जो मैंने पीडियाट्रिक बुक है, जो अपने स्टैंडर्ड बुक है फार्माकोलॉजी की, वहां से मैंने इसकी जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी एक्सप्लेनेशन, डोज, कंटेंट पूरा मैंने आपको इसके बाद में आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो इसके पहले हम देखेंगे म्यूकोलाइटिक और म्यूकोकाइनेटिक क्या होता है। ठीक है, तो पहले देखेंगे म्यूकोलाइटिक मतलब क्या होता है, इट डिक्रीज द विस्कोसिटी। अब दोनों भी विस्कोसिटी डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, दोनों भी विस्कोसिटी क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, बट इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो, तो इन म्यूकस म्यूसिन इज प्रेजेंट। ठीक है, अब जो म्यूकस है, अपना जो म्यूकस रहता, तो उसमें जो क्या रहता, एक म्यूसिन प्रेजेंट रहता, तो उस म्यूसिन को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। ध्यान से देखो क्या बोला मैंने, एक म्यूसिन, अपना जो म्यूकस है उसमें जो म्यूसिन प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। अब जो म्यूसिन ग्लाइकोप्रोटीन है तो उसका काम क्या है, क्या काम है, इट हेल्प टू मेंटेन द थिकनेस ऑफ म्यूकस। अब क्या म्यूकोलाइटिक का क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, जो म्यूसिन है, म्यूसिन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन जो म्यूसिन बोल रहा है किस लिए इंपॉर्टेंट, फॉर द थिकनेस, जो भी म्यूकस की थिकनेस है, जो विस्कोसिटी बोल रहे हैं, इसके लिए जो मेंटेन करता है, कौन करता है, जो भी ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूसिन। ठीक है, क्या करता है, जो विस्कोसिटी को मेंटेन करके रखता है, जो म्यूकस के। ठीक है, एंड मोनोमर ऑफ अ म्यूसिन अटैच विद द हेल्प ऑफ अ डाइसल्फाइड बॉन्ड। यहाँ पे देखो क्या बोला, जो भी म्यूसिन के मोनोमर है, अब समझो ऐसे जो मोनोमर रहेंगे, ठीक है, जो ऐसे मोनोमर है, अब मोनोमर क्या हो गया, मोनोमर क्या हो गया, वन मोनोमर क्या होगा, दूसरे जो मोनोमर उसको अटैच होगा। ठीक है, जब अटैच होगा क्या होगा, तो उसका जो म्यूकस का एक प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे। ठीक है, म्यूकस ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो अब जो म्यूकस है, तो वन म्यूसिन अटैच टू द अनदर म्यूसिन ऑफ द मोनोमर विद द हेल्प ऑफ अ डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। और जो भी अपना म्यूकोलाइटिक एजेंट है तो किसके ब्रेक करेगा, जो भी डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्यों ब्रेक करेगा, क्योंकि अपने को मालूम है कि जो भी म्यूसिन, अब जो भी म्यूकस बन रहा है, किससे बन रहा है, जो भी मोनोमर अटैच हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, म्यूकोलाइटिक एजेंट देखें, और जो भी म्यूकोलाइटिक एजेंट देखें, तो म्यूकोलाइटिक एजेंट क्या करेगा, जो भी जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, जो भी मोनोमर अटैच हो रहे हैं म्यूसिन के, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो उस डाइसल्फाइड बॉन्ड को क्या करेंगे, हम ब्रेक डाउन करेंगे। क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। तो ऐसा है जो म्यूकोलाइटिक का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या, यहाँ पे सिर्फ एक जनरल इंफॉर्मेशन देगी, जो भी म्यूकस का जो स्ट्रक्चर कैसा रहता है इसमें बारे में। अब इधर देखो, जो इट ब्रेक द डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड ब्रेकडाउन ऑफ अ म्यूकस डिक्रीज द विस्कोसिटी। जो ब्रेकडाउन होगा, जो म्यूकस का ब्रेकडाउन होगा, तो उसकी क्या होगी, जो विस्कोसिटी होगी डिक्रीज होगी। विस्कोसिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, इजीली रिमूव बाय द कफ। जो भी स्पुटम द्वारा, जो कफ द्वारा क्या होगा, इजीली जो हम नजल ट्रैक द्वारा क्या होगा, तो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से म्यूकोलाइटिक की जो भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। ठीक है, वन बाय जो आप देखें, पहले म्यूकोकाइनेटिक, बाद में और मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। ठीक है, तो देखो म्यूकोकाइनेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो म्यूकोकाइनेटिक क्या करा, इट डिक्रीज द विस्कोसिटी। ये भी क्या करा, विस्कोसिटी को क्या करा, डिक्रीज करा, पर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, अलग है एज कंपेयर टू म्यूकोलाइटिक। ठीक है, तो इसमें क्या करा, म्यूकोकाइनेटिक में क्या होता है, इट इंक्रीज द ब्रोंकल सिक्रेशन एंड
सिलेरी फंक्शन, ठीक है, जो भी म्यूकस सिलेरी फंक्शन बोल रहे हैं, जो भी म्यूकस का जो भी प्रोडक्शन के लिए जो फंक्शन होता, ठीक है, तो उसका फंक्शन क्या पर बना रहेंगे। और जो भी ब्रोंकल सिक्रेशन, जो भी ब्रोंकल सिक्रेशन है, जो भी ब्रोंका आजू बाजू का जो भी नजल ट्रैक में जो भी सिक्रेशन होता, तो उसका सिक्रेशन भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। अब जो म्यूकस का जो भी बॉडी जो भी सिक्रेशन बढ़ रहा है, जो भी सिक्रेशन ब्रोंकल सिक्रेशन बढ़ रहा है, तो अब जो भी सिक्रेशन बढ़ रहा है तो वो सिक्रेशन कहाँ पे मिक्स होगा, जो अपना म्यूकस है उसमें मिक्स होगा, ठीक है। अब अपना म्यूकस कैसा है, विस्कस है, कैसा है, विस्कस है, उसकी थिकनेस कैसी है, ज्यादा है, तो उसमें क्या होगा, अब वाटरी जो भी सिक्रेशन अब बढ़ रहा है तो उसमें ऐड हो रहा, तो ऐड होने के कारण क्या होगा, वो कैसे होगा, डाइल्यूट हो जाएगा, कैसे होगा, डाइल्यूट हो जाएगा। अब वो डाइल्यूट होने के कारण क्या होगा, टू वाटरी, ठीक है, जो भी मेक वाटरी म्यूकस, जो वैसे वाटर के जैसा म्यूकस प्रोड्यूस होगा। अब क्या होगा, जो भी विस्कस म्यूकस जो डिफिकल्टी आ रही थी हमारे बॉडी के बाहर जाने के लिए, तो जब अब कैसा बन गया, वो विस्कोसिटी कैसी कम होगी, वो कैसे बन गया, वाटरी हो गया। अब वो क्या हो गया, इजीली रिमूव हो जाएगा, इजीली रिमूव होगा थ्रू द कफ, थ्रू द स्पूटम, ठीक है। तो ये हो गया अपना म्यूकोकाइनेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। आप जो दोनों को ड्रग देखेंगे, पहले इसमें ड्रग कौन कौन से आए, ब्रोमोहेक्सिन और एम्ब्रोक्सोन और कार्बोसिस्टीन और एसिडिसिस्टीन, ठीक है। आप जो ड्रग है इसके में जो भी डोज है, इसके जो भी एक्सप्लेनेशन है जो केडी त्रिपाठी में दिए हुए है, तो आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा, ठीक है। आप देखो इसमें कौन सा ड्रग है, इसमें वो है सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम सिट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, क्या है, और कौन सा है, वसाका, टोलुबासम, ठीक है, और गॉयफेंसिन, ठीक है। एग्जांपल एक इंपॉर्टेंट है गॉयफेंसिन, ठीक है, ध्यान में रखो। और जो भी एग्जांपल अब और मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा म्यूकोलाइटिक और म्यूकोकाइनेटिक का जो डिफरेंस बिटवीन क्या है। इसमें देखो आप एक्सपोनेंट, ठीक है, तो एक्सपोनेंट के आपने दो टाइप है, कौन से, म्यूकोलाइटिक और म्यूकोकाइनेटिक। कौन कौन से, म्यूकोलाइटिक, म्यूकोकाइनेटिक। म्यूकोलाइटिक क्या करता, म्यूकोलाइटिक, लाइटिक मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन, जो म्यूकस का ब्रेकडाउन कर रहा है उसकी वजह से जो विस्कोसिटी है म्यूकस की क्या होगा, डिक्रीज होगी। जब विस्कोसिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, क्या जो अपना इजीली रिमूव हो जाएगा थ्रू द स्पूटम, थ्रू द कफ, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी। देन अब म्यूकोकाइनेटिक क्या था, म्यूकोकाइनेटिक क्या है, जो भी ब्रोंकल सिक्रेशन और जो म्यूकोसिलेरी फंक्शन बोल रहे हैं उसका क्या हो रहा है, जो इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब जो ब्रोंकल सिक्रेशन इंक्रीज होगा तो जो क्या होगा, जो अपना म्यूकस है वो कैसा बन जाएगा, वाटरी बन जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, इजीली रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द कफ, ठीक है, ठीक है। कफ द्वारा क्या होगा, तो इजीली बॉडी से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल हमने अच्छे तरह से पढ़े। आप देखो जो भी एग्जांपल है तो उसको मैं आपको अच्छे तरह से जो भी एग्जांपल रख के उसको मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा, ठीक है। जो भी उसका डोज है, चलो देखेंगे पहले। आप एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे तरह से समझा होगा, ठीक है। चलो देखेंगे आप एग्जांपल। तो आप देखेंगे ड्रग, ठीक है, जो म्यूकोलाइटिक के एजेंट है, तो उसमें जो ड्रग है उसके बारे में जो केडी त्रिपाठी बुक है उसमें से जो पॉइंट है मैंने लिए वाले, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप आपके कॉपी में लिख लो, अच्छी तरह से लिख लो, ठीक है। तो जो ब्रोमोहेक्सिन ड्रग है जो म्यूकोलाइटिक एजेंट है, तो उसमें जो ड्राइव फ्रॉम द वेसिसिन, कहां से ड्राइव हुआ, वेसिसिन, उसे क्या बोलेंगे, आधा थोड़ा वेसिका, क्या बोलेंगे, आधा थोड़ा वेसिका। देन एक्ट एज अ म्यूकोकाइनेटिक और म्यूकोलाइटिक, ठीक है। इसके पहले हमने देखा, एक मिनट, तो इसके पहले हमने जो देखा म्यूकोकाइनेटिक और म्यूकोलाइटिक मतलब क्या होता है। म्यूकोकाइनेटिक मतलब क्या होता है, जो इंक्रीज द ब्रोंकल सिक्रेशन बढ़ने के कारण जो विस्कोसिटी है म्यूकस की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, और कफ के द्वारा क्या होगा, जो अपना म्यूकस है वो जा रहा था, ठीक है, बाहर निकल रहा था। और जो म्यूकोलाइटिक क्या है, म्यूकोलाइटिक मतलब क्या होता है कि जो म्यूकस का ब्रेकडाउन कर रहा है, जो भी डाइसल्फाइड बॉन्ड है म्यूकस का उसको क्या कर रहा है, ब्रेकडाउन कर रहा है, और म्यूकस की जो विस्कोसिटी है वो क्या है, डिक्रीज होगी, ठीक है। जो कौन है, ब्रोमोहेक्सिन। दो तरह के काम कर सकता है, टेक यूजुअली म्यूकस प्लग इज प्रेजेंट, ठीक है। कब 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 हम इसको ले सकते हैं, जब म्यूकस का प्लग बन गया, तो ठीक है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो म्यूकस का प्लग जब बनेगा उस टाइम हम ब्रोमोहेक्सिन को लेंगे। साइड इफेक्ट क्या है इसका, राइनोरिया, ठीक है, राइनोरिया, देन लैक्रिमेशन, नोजिया, गैस्ट्रिक इरिटेशन, देन हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। देन क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी। और जो भी उसके डोज है मैं आपको यहाँ पे प्लॉट कर दूंगा, ठीक है, पूरे ड्रग के। देन कौन सा ड्रग है दूसरा, एम्ब्रोक्सोल। कौन सा है, एम्ब्रोक्सोल। एम्ब्रोक्सोल ड्रग क्या है, उसमें देखेंगे मेटाबोलाइट्स ऑफ अ ब्रोमोहेक्सिन, ठीक है, क्या है, जो भी ब्रोमोहेक्सिन का क्या है, मेटाबोलाइट, ठीक है, कौन है, एम्ब्रोक्सोल। देन इट एक्ट एज अ म्यूकोलाइटिक एजेंट, ठीक है, ये भी कैसा ब्रेकडाउन का काम करा, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है म्यूकस का उसको क्या करेगा, ब्रेकडाउन करेगा। देन सेम साइड इफेक्ट, जो भी साइड इफेक्ट जो ब्रोमोहेक्सिन के वो भी एम्ब्रोक्सोल की
तो आप देखेंगे एसिडल सिस्टम मतलब क्या है, ठीक है। जो भी एसिडल सिस्टम उसका ड्रग का मैकेनिज्म एक्शन क्या है, वो भी म्यूकोलाइटिक की तरह काम करता है। जो भी डाइसल्फाइड बॉन्ड रहता है उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो ओरली ले सकते हैं उसको, कितना ले सकते हैं ओरली, 200 to 600 mg TDS। TDS मतलब क्या हो जाए, 3 टाइम डेली, ठीक है, 3 टाइम डेली। उसे क्या करेंगे, TDS कितना ले, 200 to 600 mg। देन इनहेलेशन के थ्रू भी उसे ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं, 10 to 20% नेबुलाइजिंग सॉल्यूशन। क्या है, 10 to 20% नेबुलाइजिंग सॉल्यूशन। देन कार्बोसिस्टीन। देन अगला कौन सा ड्रग है अपना, कार्बोसिस्टीन। कार्बोसिस्टीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इट एक्ट एज अ म्यूकोलाइटिक एजेंट। ये भी क्या करता है, जो भी डाइसल्फाइड बॉन्ड है अपना म्यूकस का, उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। तो जो भी कार्बोसिस्टीन है, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कहाँ से ले सकते हैं हम, ओरल ले सकते हैं, ठीक है। 250 उसका कितना ले सकते हैं, डोज कितना है, 250 to 750 mg, ठीक है, इन TDS 3 टाइम डेली, ठीक है। देन यूज इन द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। जो भी कार्बोसिस्टीन है हम उसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके पहले जो अस्थमा का पूरा हमने लेक्चर ले लिया है, ठीक है। जो भी एंटी ब्रोंकाइल ड्रग, ठीक है, जो भी एंटी अस्थमा ड्रग पूरा हमने वहां पे क्या किया है, समझा दिया है, ठीक है। अगर आपने वीडियो देखा नहीं, पहले जाकर वो वीडियो देखिए। तो अगला कौन सा पॉइंट है, इट कैन ब्रेक टू गैस्ट्रिक म्यूकोसल बैरियर, ठीक है। जो भी एसिडिक पीएच रहता तो उससे बचने के लिए जो लेयर रहती, कौन सी, गैस्ट्रिक म्यूकोसल लेयर जो हमारे स्टमक में है, ठीक है। तो उसको बचने के लिए जो भी लेयर रहती, तो उस लेयर को जो कार्बोसिस्टीन क्या करा, ब्रेक डाउन करा, ठीक है। उसको क्या करा, डैमेज करा, उसको क्या करा, डैमेज करा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी गैस्ट्रिक म्यूकोसल बैरियर लेयर है वो क्या होगी, ब्रेक डाउन है, ठीक है। देन इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, पेप्टिक अल्सर। क्या है, पेप्टिक अल्सर में उसको हम यूज नहीं कर सकते, किसको, कार्बोसिस्टीन को हम उसको यूज नहीं कर सकते, किसमें, पेप्टिक अल्सर, ठीक है। देन कार्बोसिस्टीन का साइड इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट और रैशेस इसकी वजह से आ सकते हैं। क्या क्या, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट और रैशेस, ठीक है। देन टेक विद एमोक्सिसिलिन। भी कार्बोसिस्टीन ड्रग है तो किसके साथ हम कॉम्बिनेशन के साथ ले सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एमोक्सिसिलिन। क्या है, एमोक्सिसिलिन और लेक्सिन। क्या है, एमोक्सिसिलिन और सेफेलेक्सिन। तो उसके साथ हम कार्बोसिस्टीन को ले सकते हैं, ठीक है। तो किसके लिए ले सकते हैं, ट्रीट टू ब्रोंकियल प्रॉब्लम। जो भी ब्रोंकाइटिस जो भी प्रॉब्लम हो रहे थे तो उसको ट्रीट करने के लिए हम कॉम्बिनेशन के साथ ले सकते हैं, किसको, कार्बोसिस्टीन को, किसके साथ, एमोक्सिसिलिन और सेफेलेक्सिन के साथ। देन यूज ऑफ म्यूकोलाइटिक। जो भी आप म्यूकोलाइटिक ड्रग पर है आप उसका यूज क्या है, एक कॉमन देखेंगे, इसका देखेंगे ट्रैकियोस्टोमी, ठीक है। ट्रैकियोस्टोमी जो भी एक सर्जिकल पार्ट है, ठीक है, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं। देन अस्थमा ब्रोंकियल, ठीक है, जब हमारे ब्रोंकल में क्या होगा, एक इंफेक्शन हो गया तो उस टाइम हम क्या यूज कर सकते हैं। देन सिस्टीन फाइबर, ठीक है, जो भी हमारे लंग्स और जो भी अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगी, डैमेज होगी तो उसे बोलेंगे सिस्टिक फाइबर, ठीक है। उस वक्त भी हम जो भी म्यूकोकाइनेटिक का यूज कर सकते हैं। देन म्यूकस प्लग, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जब म्यूकस का प्लग होगा तो उस टाइम भी हम क्या हो गए, जो भी म्यूकोलाइटिक एजेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा अपना एक्सपोर्टेंट और प्रोडक्शन ऑफ कप, ठीक है। कप का प्रोडक्शन कैसे होता है और एक्सपोर्टेंट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूरा हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। जो भी लेटेस्ट एडिशन 8 एडिशन फार्माकोलॉजी की थी वहां से मैंने पूरे पॉइंट आपको समझा दिए, वहां से मैंने पूरे पॉइंट लिए थे, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से समझा होगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में एंटी-ट्यूसिव के साथ, ठीक है। तो उसमें भी देखेंगे पूरा एंटी-ट्यूसिव पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय। और अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो पहले वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलो।